मटेरियल मास्टर की प्राइस से नहीं होता है, पीओ की प्राइस से होता है। एंड अगर मटेरियल मास्टर में स्टैंडर्ड प्राइस है तो गुड्स रिसिप्ट पे जो स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो मटेरियल मास्टर की प्राइस से होगा, परचेस ऑर्डर प्राइस के साथ नहीं होगा। नाउ टुडे वी विल सी how material valuation takes place at the time of invoice receipt with moving average price and with standard price. Okay, now at the time of IR, that is invoice receipt, if material master price control is V, that is moving average price price control in material master is moving average price. And if we are doing the invoice receipt, invoice is posted after the goods receipt. So if we are posting a invoice receipt with reference to a purchase order and in material master जिस भी मटेरियल का हम इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं उस मटेरियल के मटेरियल मास्टर में अगर प्राइस कंट्रोल मूविंग एवरेज है तो इनवॉइस के टाइम पे मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है। नाउ फर्स्ट लेट अस डिस्कस द सेम एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। सपोज करो 1000 क्वांटिटी का हमने पीओ दिया है एंड 12 रुपए पीओ का प्राइस है, ठीक है। 12 रुपीज इज द परचेस ऑर्डर प्राइस। तो टोटल पीओ का वैल्यू हो गया 12,000 रुपए, जिसका हमने गुड्स रिसिप्ट किया तो स्टॉक अकाउंट में 12,000 रुपए चले गए। 12,000 का पीओ हमने वेंडर को दिया, वेंडर ने हमको मटेरियल डिलीवर किया एंड वेंडर रेजेस ए इनवॉइस। तो कितने का इनवॉइस आएगा? इनवॉइस भी 12,000 रुपए का ही आना चाहिए। ये एग्रीड क्वांटिटी, एग्रीड प्राइस है वेंडर के साथ 12 रुपीज, जिसके साथ हमने उसको पीओ दिया एंड वेंडर डिलीवर्स अस 1000 क्वांटिटीज एंड ही सेंड्स द इनवॉइस अलोंग विद द ट्रक ड्राइवर। उस इनवॉइस में जो प्राइस है इनवॉइस का वो 12,000 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि हमने 12,000 का पीओ दिया है तो 12,000 का ही इनवॉइस आना चाहिए। आई एम नॉट डिस्कसिंग टैक्स हियर, विदाउट टैक्स आई एम टॉकिंग। तो 12,000 रुपए का हमने परचेस ऑर्डर दिया है तो 12,000 रुपए का इनवॉइस आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 12,000 का हमने पीओ दिया है तो इनवॉइस भी 12,000 का आना चाहिए। तो अगर इनवॉइस 12,000 का आता है, ठीक है, if the invoice price is same as the purchase order price, पीओ और इनवॉइस का प्राइस अगर सेम है तो उस केस में मटेरियल के वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ओके, इफ देर इज नो डिफरेंस between PO price and invoice price, no impact on material valuation at invoice receipt। तो इनवॉइस के टाइम पे मटेरियल का वैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीओ प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, अगर परचेस ऑर्डर प्राइस और इनवॉइस की प्राइस में डिफरेंस है तो इनवॉइस के टाइम पे मटेरियल वैल्यूएशन पिक्चर में आएगा।
हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, सपोज करो हमें क्या किया, 100 क्वांटिटी का पीओ दिया और 12 रुपए उसका प्राइस है। ठीक है, 100 क्वांटिटी का पीओ दिया, 12 रुपए उसका प्राइस है, टोटल पीओ का वैल्यू हो गया 1200 रुपए। ठीक है, हमने गुड्स रिसिप्ट किया। गुड्स रिसिप्ट पे अगर मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस है, तो कल हमने क्या देखा था, गुड्स रिसिप्ट पे क्या होगा, स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट होगा, कितना आएगा, यस, कितना प्राइस आएगा स्टॉक का, व्हाट विल बी द स्टॉक वैल्यू। हम्म, क्या है, मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस है, तो वैल्यूएशन किसके साथ होता है, किसके साथ होता है, परचेस ऑर्डर प्राइस के साथ होगा ना। तो स्टॉक का वैल्यू 1200 रुपीज प्लस होगा, और GRIR में 1200 रुपीज माइनस होगा। दिस GRIR क्लियरिंग अकाउंट विल बी क्लियर्ड एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रिसिप्ट, ये इनवॉइस के टाइम पे क्लियर होगा। तो इसका पर्पस क्या है, ये हम क्लियरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। किसके क्लियरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ये जो 1200 रुपये हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो जब इनवॉइस आएगा, इनवॉइस आया, इनवॉइस रिसिप्ट, इनवॉइस अगर 1200 रुपये से आता है, क्योंकि हमने पीओ 1200 रुपये का दिया है, तो इनवॉइस भी 1200 का ही आना चाहिए। सो व्हेन द इनवॉइस कम्स, तो क्या एंट्रीज होती हैं, वेंडर को 1200 रुपये पे करना है, क्योंकि वेंडर ने 1200 रुपये का इनवॉइस दिया है, तो वेंडर को कितना पे करना है, 1200 रुपये पे करना है। और ये GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है वो 1200 रुपये से क्लियर हो जाएगा, 1200 रुपीज प्लस। ठीक है, तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट में गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे 1200 रुपये माइनस थे, इनवॉइस जब हमने पोस्ट किया तो उस अकाउंट में 1200 रुपये प्लस ऐड कर दिए, तो 1200 रुपये माइनस प्लस 1200 रुपये इक्वल टू 0। तो इसका मतलब GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो है 0 हो गया, क्लियर हो गया। तो आफ्टर गुड्स रिसिप्ट एंड इनवॉइस रिसिप्ट, GR के बाद जैसे ही IR होता है, तो GRIR क्लियरिंग अकाउंट जो GL अकाउंट है उसका बैलेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं GRIR क्लियरिंग अकाउंट। तो हमने गुड्स रिसिप्ट पोस्ट किया, 1200 रुपए का मटेरियल हमने रिसीव किया, इसलिए 1200 रुपए का उसका स्टॉक वैल्यू अपडेट हो गया, GRIR अकाउंट में 1200 रुपए माइनस हो गए। इनवॉइस पोस्ट किया, तो इनवॉइस पोस्ट करने के बाद हमको पता चला कि वेंडर को 1200 रुपए का पेमेंट करना है, बिकॉज 1200 रुपए का हमने मटेरियल लिया है, तो वेंडर को 1200 रुपए का पेमेंट करना है। और इसको हमने GRIR क्लियरिंग अकाउंट में 1200 रुपए प्लस करके GRIR अकाउंट को हमने क्लियर कर दिया, नील कर दिया। जब पेमेंट होगा, जब वेंडर का पेमेंट होगा, तब हम क्या करेंगे, ये जो वेंडर का अकाउंट है इसमें हम 1200 रुपए प्लस कर देंगे। तो 1200 रुपए माइनस 1200 रुपए प्लस, अभी वेंडर का बैलेंस कितना है, 0 है, क्योंकि पेमेंट हो गया। तो पेमेंट होने के बाद वेंडर को अभी देना क्या है, 0 रुपीज देना है। ठीक है, ये हमारे कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, वेंडर का इसमें हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अपडेट करते रहते हैं। तो IR के टाइम पे हमने बोला था कि वेंडर को 1200 रुपए देना है, तो जब पेमेंट होगा 1200 रुपए का वेंडर को, तो अभी वेंडर को कितना देना है, 0 देना है, राइट। तो वेंडर अकाउंट में क्या रहेगा, 0। जैसे ये क्लियर हुआ था वैसे वेंडर अकाउंट में भी नील हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट होगा उस बैंक अकाउंट में से 1200 रुपए माइनस होंगे। सो एट द एंड ऑफ द पेमेंट, इफ यू सी, 1200 रुपए का हमने मटेरियल रिसीव किया,
और 1200 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से चले गए। वेंडर अकाउंट जीरो है, मतलब वेंडर का पेमेंट करना कितना बाकी है, जीरो। जीआरआर अकाउंट भी जीरो हो गया। तो 1200 रुपए का मटेरियल ले लिया, उसके लिए 1200 रुपए का पेमेंट बैंक अकाउंट से हो गया। नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक अकाउंट में 1200 रुपए प्लस हुए थे, क्योंकि हमने 1200 रुपए का मटेरियल ऑर्डर किया, 1200 100 क्वांटिटी का गुड्स रिसिप्ट किया, 1200 रुपए स्टॉक अकाउंट में प्लस हो गए। वेंडर ने इनवॉइस भी 1200 रुपए का दे दिया, हमने 1200 रुपए का इनवॉइस पोस्ट कर दिया। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीओ प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। पीओ का प्राइस 1200 रुपए का था, वेंडर ने इनवॉइस भी 1200 रुपए का दे दिया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। तो स्टॉक अकाउंट में इनवॉइस के टाइम पे कुछ भी पोस्टिंग नहीं हुआ, बिकॉज 1200 का मटेरियल था, 1200 रुपए उसको पे करना था। तो देर इज नो डिफरेंस, so there is no material valuation impact at the time of invoice receipt। तो अगर पीओ का प्राइस और इनवॉइस का प्राइस सेम है तो मटेरियल वैल्यूएशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उस चाहे स्टैंडर्ड प्राइस का पीओ हो या चाहे वो मूविंग एवरेज प्राइस का पीओ हो। तो लेट अस डिस्कस विद स्टैंडर्ड प्राइस एज वेल। ठीक है, सेम एग्जांपल। सर यस, अगर इस केस में अगर पीओ का क्वांटिटी सप्लायर ने 110 भेज दिया और उसके रिगार्डिंग इनवॉइस भेज दिया, तो उस केस में कैसा होता है फिर? कुछ तो अगर समथिंग हमने उसने 110 या 110 क्वांटिटी को अगर हमने एक्सेप्ट किया तो मटेरियल वैल्यूएशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट लाइक दिस। ओके, तो अगर 110 क्वांटिटी हमको सप्लायर ने भेजा और अगर हमने एक्सेप्ट किया, तो कई बार हम टॉलरेंस मेंटेन करते हैं, उस टॉलरेंस की लिमिट में अगर वो आता है डिलीवरी के, और हमने अगर 110 क्वांटिटी को एक्सेप्ट किया, तो गुड्स रिसिप्ट पे क्या होगा, 110 इंटू 12, राइट। स्टॉक का अकाउंट का वैल्यू क्या आएगा, 110 इंटू 12, 1320 रुपए मेरे स्टॉक अकाउंट में चले जाएंगे। 1320 रुपीज प्लस इंटू स्टॉक अकाउंट, 1320 माइनस इंटू जीआरआर अकाउंट। वेंडर ने अगर इनवॉइस भी 1320 का ही दे दिया, बिकॉज 110 क्वांटिटी है, 110 इंटू 12, ठीक है, ये कैलकुलेशन सही है ना। अच्छा, 110 हाँ क्वांटिटी, 110 क्वांटिटी सर। ठीक है। नाउ वेंडर ने अगर इनवॉइस भी 1320 का दे दिया, तो यहाँ पे 1320 वेंडर को पे करना पड़ेगा, जीआरआर अकाउंट 1320 से प्लस हो जाएगा। जब पेमेंट होगा तो 1320 का होगा और बैंक अकाउंट में से 1320 रुपए माइनस होंगे। तो यहाँ पे भी देख लो, अगर पीओ और इनवॉइस दोनों का प्राइस सेम आता है तो इनवॉइस के टाइम पे मटेरियल वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। नाउ लेट अस डिस्कस कि क्वांटिटी वेंडर ने सेम ही रखा 100, बट वेंडर ने प्राइस चेंज किया। 12 की जगह पे सपोज वेंडर ने हमको 13 रुपीज से मटेरियल इनवॉइस पे दे दिया, तो परचेस ऑर्डर का जो प्राइस है वो 12 रुपीज ही है। इनवॉइस के टाइम पे वेंडर ने क्या किया, 12 रुपए की जगह पे 13 रुपए से इनवॉइस दे दिया। टेल मी नाउ क्या क्या होगा। 13 रुपए से अगर वेंडर इनवॉइस भेजता है तो क्वांटिटी कितना है पीओ का, 100, 100 इंटू 13, इसका मतलब इनवॉइस का प्राइस क्या है, इनवॉइस का अमाउंट 1300 रुपए आया। ठीक है, क्लियर। यस। वेंडर ने क्या किया, 100 क्वांटिटी डिलीवर किया, बट इनवॉइस में जो प्राइस है वो 13 रुपीज चार्ज किया। क्यों, क्या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे, बट सपोज करो उसने 13 रुपए से चार्ज किया। 13 रुपए से जब वो चार्ज करेगा और हमने उसको एक्सेप्ट किया, वेंडर ने बोला कि नहीं, अभी जब हमने पीओ बनाया था, जब आपने पीओ बनाया था तब उसका प्राइस 12 रुपए था,
ठीक था, अभी उसका प्राइस मार्केट में बढ़ चुका है और उसके लिए मुझे 13 रुपीज से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड यू एग्री विद द वेंडर। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने परचेस डिपार्टमेंट में वेंडर के साथ एग्रीमेंट किया, यस वी विल पे यू विथ 13 रुपीज, 13 रुपए के साथ हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो जब इनवॉइस आया तो इनवॉइस का प्राइस क्या है, 1300 रुपीज। तो जब हम इनवॉइस को पोस्ट करेंगे तब हमको वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 1300 रुपीज वेंडर को हमको पेमेंट करना है। ठीक है। और GRIR अकाउंट कितने से जाएगा, अभी GRIR अकाउंट उतनी ही वैल्यू से जाएगा जितना गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे चला गया था। 1200 रुपये माइनस था, यहाँ पे 1200 रुपये प्लस होगा। नाउ देर इज अ डिफरेंस ऑफ 100 रुपीज। ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का जो सम है वो जीरो नहीं हो रहा है, देर इज डिफरेंस ऑफ 100 रुपीज। तो 100 रुपीज प्लस इज पोस्टेड टू वेर। ये 100 रुपीज जो है वो कौन से GL अकाउंट में जाएगा, तो हियर कम्स द मटेरियल वैल्यूएशन कंसेप्ट एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रिसिप्ट। तो ये जो डिफरेंस आया बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन PO प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, दिस डिफरेंस इज पोस्टेड टू विच जनरल अकाउंट, इसको कहां पे पोस्ट करना। ठीक है। अगर हमने वेंडर के साथ ये एग्री किया है कि उसको हम 1300 रुपये पे करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो मटेरियल का 100 क्वांटिटी हमने वेंडर से लिया उसका आज का वैल्यू क्या है, 1300 रुपये है। हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स रिसिप्ट पे कितना वैल्यू अपडेट किया है, स्टॉक का 1200 रुपये किया है। अभी उसका वैल्यू क्या है, 1300 रुपये है। तो ये जो 100 रुपीज का डिफरेंस है ये कहाँ जाना चाहिए, इट शुड गो टू स्टॉक अकाउंट। हम 1300 रुपये वेंडर को क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड 100 क्वांटिटीज फ्रॉम हिम, और उस 100 क्वांटिटी का वैल्यू हमने गुड्स रिसिप्ट पे कितना कैलकुलेट किया, 1200 रुपये। बट इनवॉइस के टाइम पे हम वेंडर को एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं, 1300 रुपये। 1300 रुपये हम उसको क्यों पे कर रहे हैं, फॉर दैट 100 क्वांटिटीज। तो 100 क्वांटिटीज का जो प्राइस है वो कितना है अभी, 1300 रुपये। हमने कितना अपडेट किया है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, 1200 रुपये। बट वो होना कितना चाहिए, 1300 रुपये। So this 100 rupees difference is posted to stock account at the time of invoice receipt. But यहाँ पे 3 कंडीशंस है। अगर मूविंग एवरेज प्राइस है तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है। ये स्ट्रेट अवे स्टॉक अकाउंट में नहीं जाता है, उसके लिए सिस्टम पहले कंडीशंस को चेक करता है। There are 3 conditions. What are those 3 conditions? The first condition is if sufficient stock quantity is available at the time of invoice receipt. Difference amount is posted to stock. ठीक है, इसका मतलब क्या है, if sufficient quantity is available at the time of invoice receipt। तो जब इन रियल टाइम सिनारियो गुड्स रिसिप्ट के बाद इनवॉइस रिसिप्ट पोस्ट होता है, तो गुड्स रिसिप्ट हमने कितनी क्वांटिटी का किया, 100 क्वांटिटी का किया। और पहले सपोज करो स्टॉक क्वांटिटी 0 था, हमने गुड्स रिसिप्ट किया, स्टॉक क्वांटिटी कितना अपडेट होगा, फिर 100 होगा। सो गुड्स रिसिप्ट के बाद सपोज 2-3 दिन बाद मैंने इनवॉइस पोस्ट करने को ले लिया, तो जो भी क्लर्क है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का उसने इनवॉइस
पोस्ट करने के लिए ले लिया एसएपी सिस्टम में। तो जब वो इनवॉइस पोस्ट कर रहा है उस टाइम पे सिस्टम चेक करेगा कि उस मटेरियल के स्टॉक में क्वांटिटी कितना है। तो जब मैं इनवॉइस कर रहा हूं उस टाइम पे अगर 100 क्वांटिटीज स्टॉक में अवेलेबल है, बिकॉज मैं इनवॉइस 100 क्वांटिटी का कर रहा हूँ, इस पीओ का क्वांटिटी 100 है और उस पीओ का मैं इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 100 क्वांटिटी का इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं जब इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर 100 क्वांटिटी मेरे स्टॉक में अवेलेबल है तो ये जो 100 रुपीज का डिफरेंस है वो स्टॉक अकाउंट में पोस्ट होगा। मैं जब इनवॉइस कर रहा हूं उस टाइम पे सपोज करो आज हमने गुड्स रिसीव किया, 100 क्वांटिटी स्टॉक में अपडेट हो गया और इमीडिएटली आज के आज यहां से मैंने 20 क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्टॉक कितना हो गया मेरा, अभी 80 क्वांटिटीज स्टॉक में, अभी मेरे पास 80 क्वांटिटीज है, 20 क्वांटिटीज मेरा कंज्यूम हो गया। और कल मैंने इनवॉइस रिसिप्ट करने के लिए ले लिया, उस केस में ये जो 100 रुपीज है वो पूरे के पूरे स्टॉक अकाउंट में नहीं जाते। उस केस में अभी मेरे पास क्या है, 80 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी का कंजम्पशन हुआ है। तो ये जो 100 रुपीज है इसमें से 80 रुपीज स्टॉक अकाउंट में चले जाते हैं, 20 रुपीज प्राइस डिफरेंस अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसका मतलब अगर पार्शियल क्वांटिटी का कंजम्पशन हुआ है फ्रॉम द स्टॉक एट द टाइम ऑफ आईआर, जितना क्वांटिटी स्टॉक में है उसके प्रोपोर्शन में स्टॉक अकाउंट में वैल्यू चला जाएगा। सो द सेकेंड कंडीशन इज if partial quantity is available in stock at the time of invoice receipt, proportionally value is posted to stock account and price difference account. Third condition is if there is no stock quantity present at IR, जब हम इनवॉइस कर रहे हैं उस टाइम पे स्टॉक में क्वांटिटी ही नहीं है, सारा का सारा 100 क्वांटिटी कंजम्पशन हो गया, then the difference amount is posted to price difference account. ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, ये 100 क्वांटिटी है, 100 का कंजम्पशन हो गया, हमने प्रोडक्शन को इशू कर दिया और कल मैंने इनवॉइस को ले लिया। तो इनवॉइस करते समय स्टॉक का क्वांटिटी कितना है, 0 है। तो ये जो 100 रुपीज का डिफरेंस आता है वो पूरा का पूरा प्राइस डिफरेंस अकाउंट में चला जाता है। क्लियर? 3 कंडीशंस हमने देखी। पहली कंडीशन, अगर 100 क्वांटिटी स्टॉक में अवेलेबल है जब हम इनवॉइस कर रहे हैं तब, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो स्टॉक अकाउंट में जाएगा। सेकेंड कंडीशन हमने देखी, अगर पार्शियल क्वांटिटी अवेलेबल है, 50 क्वांटिटी अवेलेबल है, 50 का कंजम्पशन हो गया, तो 50 रुपए यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में जाएंगे, 50 रुपए यहाँ पे प्राइस डिफरेंस अकाउंट में जाएंगे। तो स्टॉक अकाउंट में अगर पोस्टिंग करना है तो मटेरियल का स्टॉक होना जरूरी है। अगर स्टॉक नहीं है तो स्टॉक अकाउंट में हम पोस्टिंग नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन ये ऐसा करता है सिस्टम। थर्ड, अगर यहाँ पे 0 क्वांटिटी है तो हम स्टॉक अकाउंट में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो भी 100 रुपीज का डिफरेंस आएगा वो 100 रुपीज का जो डिफरेंस है वो प्राइस डिफरेंस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? तो अगर मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस है और पीओ प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस आता है
तो जो भी पीओ प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस है, पीओ का प्राइस यहाँ पे 1200 रुपये था, इनवॉइस का प्राइस यहाँ पे 1300 रुपये है, दोनों में से डिफरेंस आया 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का जो डिफरेंस है उसको पोस्ट करने के लिए सिस्टम तीन कंडीशंस को चेक करता है। तो एट द टाइम ऑफ इनवॉइस अगर 100 क्वांटिटी स्टॉक में है तो 100 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो स्टॉक अकाउंट में पोस्ट होगा। अगर पार्शियल क्वांटिटीज अवेलेबल है, कुछ स्टॉक में है कुछ कंज्यूम हो चुके हैं, तो जितना क्वांटिटी स्टॉक में है उसके प्रोपोर्शन में स्टॉक अकाउंट में वैल्यू पोस्ट होगा। रिमेनिंग वैल्यू जो है वो प्राइस डिफरेंस अकाउंट में पोस्ट होगा। थर्ड कंडीशन, अगर स्टॉक ही नहीं है एट द टाइम ऑफ इनवॉइस पोस्टिंग, तो जो भी डिफरेंस है वो पूरा का पूरा डिफरेंस जो है वो प्राइस डिफरेंस अकाउंट में पोस्ट होता है। वही अगर स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस के केस में अगर डिफरेंस आता है पीओ प्राइस और इनवॉइस प्राइस में, तो वो जो डिफरेंस है स्ट्रेट अवे प्राइस डिफरेंस अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। ठीक है। इफ देर इज डिफरेंस बिटवीन पीओ प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस एट द टाइम ऑफ आईआर invoice receipt, the difference is posted to price difference account। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। द रीजन इज, इसका रीजन क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस में स्टॉक का वैल्यू हम मटेरियल मास्टर के प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। तो मटेरियल मास्टर में अगर सपोज करो 10 रुपीज प्राइस है, ठीक है, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, मटेरियल मास्टर में 10 रुपीज प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस, पीओ का प्राइस 12 रुपए है, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, 1000 रुपीज प्लस होंगे, बिकॉज वैल्यूएशन टेक्स प्लेस विथ मटेरियल मास्टर प्राइस नॉट विथ पीओ प्राइस। मटेरियल मास्टर में 10 रुपए है तो स्टॉक का वैल्यू 10 इंटू 100, 1000 रुपीज स्टॉक में प्लस हुए, GRIR 1200 रुपए से ही आएगा, क्योंकि इनवॉइस वेंडर का 1200 रुपए से आएगा, वेंडर को हमको 1200 रुपए पे करने हैं। और प्राइस डिफरेंस अकाउंट यहाँ पे पोस्ट होता है, ये हमने कल देखा था 200 रुपीज माइनस, 200 रुपीज प्लस, ठीक है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस अकाउंट है इसको हम प्राइस डिफरेंस लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइस डिफरेंस, वन इज प्राइस डिफरेंस लॉस अकाउंट, अदर इज प्राइस डिफरेंस गेन अकाउंट। व्हाट इज लॉस एंड व्हाट इज गेन, तो यहाँ पे जैसे मटेरियल मास्टर का प्राइस 10 रुपए है बट मार्केट में हमको 12 रुपए से मिल रहा है, तो 2 रुपीज हमारा यहाँ पे लॉस है। सेम अगर मटेरियल मास्टर का प्राइस 10 रुपए है और मार्केट में हमको 8 रुपए से मिल रहा है, तो वहां पे हम 2 रुपीज गेन में है, ठीक है। तो ये लॉस और गेन ऐसे दो अकाउंट होते हैं, बट फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड विथ ओनली प्राइस डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। तो 200 रुपए का जो है प्राइस डिफरेंस आया, ये 200 रुपए का प्राइस डिफरेंस अकाउंट में अपडेट हो गया। अभी इनवॉइस के टाइम पे 1200 रुपए का ही इनवॉइस आया, तो वेंडर को 1200 रुपए देना है, GRIR 1200 रुपए से क्लियर हो जाएगा, पेमेंट होगा, वेंडर 1200 रुपए से प्लस हो जाएगा, बैंक अकाउंट से 1200 रुपए माइनस होगा। तो इन स्टैंडर्ड प्राइस ऑल्सो अगर पीओ का प्राइस कितना है 1200 रुपए, इनवॉइस का प्राइस कितना है 1200 रुपए, दोनों सेम है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर पीओ प्राइस और इनवॉइस प्राइस सेम है तो मूविंग एवरेज हो या स्टैंडर्ड प्राइस हो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर इनवॉइस का प्राइस यहाँ पे वेंडर ने 1300 रुपीज से दे दिया, ठीक है, तो इस केस में वेंडर को 1300 रुपये देने पड़ेंगे, 1200 रुपये से GRIR अकाउंट चला जाएगा, और जो 100 रुपीज का प्राइस डिफरेंस आएगा वो स्ट्रेट अवे प्राइस डिफरेंस अकाउंट में चला जाता है। सिस्टम यहाँ पे स्टॉक है या नहीं है नहीं देखता है, बिकॉज मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो स्टैंडर्ड के केस में हम मटेरियल की प्राइस से वैल्यूएशन करते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका है।
एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट। गुड्स रिसिप्ट पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है स्टॉक का, वो मटेरियल मास्टर के प्राइस से किया है, तो दैट इज 10 इंटू 100,000 विच इज करेक्ट। ठीक है, तो इनवॉइस पे अगर प्राइस डिफरेंस आता है तो वो सिंपली प्राइस डिफरेंस में चला जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बिफोर वी टेस्ट इट इनटू सिस्टम? सर ऊपर की इसमें आपने बोला वो जो डिफरेंट बचेगा वो स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा, मतलब उसका मतलब क्या उधर वो उसके प्राइस शो करेगा क्या सर? तो इनवॉइस के टाइम पे ये जो 100 रुपीज है ये स्टॉक अकाउंट में प्लस हो जाएंगे। मटेरियल का स्टॉक अकाउंट कहाँ से आता है? मटेरियल के वैल्यूएशन क्लास से। तो 3000 अगर वैल्यूएशन क्लास हमने कल यूज किया था तो 3 लाख जीएल अकाउंट में उसका वैल्यू पोस्ट हुआ था। तो सेम इनवॉइस के टाइम पे वो 3 लाख जीएल अकाउंट में 100 रुपीज प्लस हो जाएंगे। तो ये 100 रुपीज वेंडर को मिलेगा ना, जैसा कि उसने 110 हाँ, क्वांटिटी तो भेजा तो जब पेमेंट करेंगे तो उतने क्वांटिटी का हम उसको पेमेंट करें ना, जितना प्राइस उसने मांगा है उतने प्राइस से हम उसको पेमेंट करेंगे तो मिलेगा। अगर हमने एग्री किया तो, अगर हमने एग्री नहीं किया तो नहीं मिलेगा। सिंपल। सपोज करो आपने कुछ ये किया है, किसी चीज को आपने परचेस किया है, ठीक है, और आपका एग्रीमेंट हो गया कि आप 1000 रुपए में उस चीज को परचेस कर रहे हैं, ठीक है, बट आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। आपने क्या किया? किसी के साथ डील करी, कुछ आइटम है, सपोज सपोज करो आप एक मोबाइल खरीद रहे हो आपकी फ्रेंड से, ठीक है, और आप दोनों का एग्रीमेंट हो गया कि 1200 रुपए में वो आपको मोबाइल दे देगा, ठीक है, आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, आपने उससे मोबाइल ले लिया, ठीक है, आपने बोला कि मैं तेरे को 1-2 दिन में पेमेंट कर देता हूँ। नाउ आपने उसको 1-2 दिन में पेमेंट नहीं किया, 10 दिन बाद आप उसको पेमेंट करने चले गए, और आपने आपके फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार 1200 रुपये नहीं, मुझे 1300 रुपये में बेचना है, 1300 रुपये दे दो, मोबाइल रख लो, अदरवाइज मेरा मोबाइल रिटर्न कर दो। आपको तो मोबाइल चाहिए, आपने क्या किया, उसको 1300 रुपये पे कर दिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया दैट इज नॉट एग्जैक्टली रेलिवेंट टू द एग्जाम्पल इन रियल टाइम सिनारियो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपके फ्रेंड को कहीं से लगा होगा कि मैंने 1200 रुपये में बेच के गलती कर दी, 1300 रुपये में बिक जाता था, ठीक है, उसका प्राइस के हिसाब से। तो उसने आपको 1300 रुपये मांगे और आपने उसको 1300 रुपये दे दिए, ठीक है। तो अगर आपने 1200 रुपये के साथ ट्रांजेक्शन किया होता तो 1200 रुपये का मटेरियल आप ले रहे थे, 1200 रुपये का मोबाइल आप ले रहे थे, और आपके बैंक अकाउंट से 1200 रुपये जाने वाले थे, ठीक है। अभी वहीं पे क्या हुआ, उसने 1300 रुपये से मांगा, तो अगर आप अभी उसको 1300 रुपये दोगे तो आपके बैंक अकाउंट से 1300 रुपये जाने वाले हैं। कब है वो? अगर आपने उसको एग्री किया कि मैं उसको 1300 रुपये दूंगा। तो सेम सिनारियो, हमने वेंडर को एक पीओ दिया जिसमें 100 क्वांटिटीज है, 12 रुपये परचेस ऑर्डर का प्राइस हमारा एग्री हुआ था, और इनवॉइस के टाइम पे वेंडर ने क्या किया, 13 रुपीज से इनवॉइस किया। जब अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट वेंडर के साथ डिस्कस करता है तो वेंडर बोलता है कि नहीं अभी मार्केट में उसका प्राइस बहुत बढ़ चुका है, अगर मैं 12 रुपए से बेचता हूँ तो ये मेरे लिए लॉस होगा, ठीक है, तो आप जो है 13 रुपए से इनवॉइस कर दो। वैलिड रीजन है
और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, परचेज डिपार्टमेंट ने एग्री किया कि नहीं इसको 1300 रुपये पे करना, उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगा? क्योंकि स्टॉक जब हमने गुड्स रिसिप्ट किया था तो पीओ की प्राइस से गुड्स रिसिप्ट हो गया, 1200 रुपए से उसका वैल्यू अपडेट हो गया, बट अभी इनवॉइस 1300 से आया। तो हम वेंडर को अगर 1300 रुपये पे करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है, हमने ये एग्री किया कि उस मटेरियल का प्राइस अभी 13 रुपए है, तो उस मटेरियल का स्टॉक वैल्यू भी तो 13 रुपए से अपडेट होना चाहिए। तो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हमने सिर्फ 1200 रुपये वहां पे ऐड किया था। तो अगर इनवॉइस के टाइम पे वो 100 रुपए मैं स्टॉक अकाउंट में ऐड कर देता हूँ तो मेरी इन्वेंट्री का वैल्यू क्या होगा, अभी 1300 रुपये होगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक अकाउंट में 100 रुपीज प्लस होंगे वो आके यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, 1300 रुपये प्लस हो जाएंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? तो 1300 रुपये का मटेरियल आया, इसलिए 1300 रुपये वेंडर को पे करना। और जब पेमेंट होगा तो वेंडर को 1300 रुपये का पेमेंट होगा, बैंक अकाउंट से 1300 रुपये चले जाएंगे। तो 1300 रुपये का मटेरियल रिसीव किया, 1300 रुपये का पेमेंट किया। क्लियर, अंडरस्टूड? मूविंग एवरेज को हम क्या बोलते हैं, हमको मार्केट की प्राइस के साथ एडजस्ट करना है। मार्केट में अभी 13 रुपए है, इसलिए हमने 13 रुपए से हमारा स्टॉक अकाउंट अपडेट कर दिया। स्टैंडर्ड के केस में क्या है, हम मार्केट की प्राइस को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम एक फिक्स वैल्यू के साथ अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यू 1000 मटेरियल मास्टर की प्राइस से ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो वो मेरा परचेस की प्राइस में डिफरेंस है। स्टॉक का वैल्यू मैं एक फिक्स अमाउंट के साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी किया है। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो स्टॉक में कभी नहीं जाता है, वो सीधा प्राइस डिफरेंस में ही चला जाता है। क्लियर, जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। नाउ वी विल टेस्ट इट, हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, आई विल रिपीट इट अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अभी ये मूविंग एवरेज प्राइस का मटेरियल है, इसका हमने कल गुड्स रिसिप्ट किया था। लेट अस डिस्कस दिस। इस मटेरियल को देखो, इसका प्राइस हमने 11 रुपए मेंटेन किया है, परचेस ऑर्डर का प्राइस। ठीक है, मटेरियल मास्टर में क्या है, 11.50 टोटल स्टॉक 2000। ठीक है, एक नया ही ले लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान देना, ठीक है। बेसिक परचेसिंग अकाउंटिंग, मूविंग एवरेज प्राइस, वैल्यूएशन क्लास मैंने 3000 यहाँ पे यूज किया, मूविंग एवरेज प्राइस है, मैंने मूविंग प्राइस मटेरियल मास्टर में 10 रुपए डाला। ठीक है, एंटर किया, कॉपी कर लेता हूं मैं। सेव किया, मटेरियल क्रिएट हुआ। नाउ गो टू क्रिएट द परचेस ऑर्डर, ME21N, वेंडर डाल दो यहाँ पे। ठीक है, मटेरियल 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और इसका प्राइस मैं 12 रुपए कर देता हूँ। ठीक है, तो पीओ का प्राइस कितना है, 12। मटेरियल मास्टर क्या है, मूविंग एवरेज से मेंटेन्ड है, 100 क्वांटिटी है। तो क्या होगा, स्टॉक अकाउंट पे क्या वैल्यू जाएगा, सेव इट। सो व्हेन वी पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट फॉर दिस पीओ, हम गुड्स रिसिप्ट पोस्ट करेंगे तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होगा, स्टॉक अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा, जीआरआर अकाउंट में कितना वैल्यू जाएगा, check and post it, display and check the accounting document and stock,
पहले स्टॉक को चेक कर लेते हैं. सिंस दिस इज स्टॉक मटेरियल, व्हाट वी आर लर्निंग, स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट. सिंस दिस इज स्टॉक मटेरियल, इसके मटेरियल टाइप में क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट सिलेक्टेड है, तो इसका क्वांटिटी प्लांट लेवल पे अपडेट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्वांटिटी प्लांट लेवल पे 100 अपडेट हो गया, स्टोरेज लोकेशन पे 100 क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हो गया. नाउ लेट अस चेक द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, इसका स्टॉक वैल्यू अपडेट होना चाहिए. तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में स्टॉक अकाउंट में 1200 रुपये प्लस हो गए, GRIR अकाउंट में 1200 रुपये माइनस हो गए. यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. ठीक है, यहाँ पे 1200 रुपये प्लस 1200 रुपये माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक कॉलम, यहाँ पे मैं स्टॉक का GL अकाउंट ऐड कर देता हूँ. क्या है GL अकाउंट्स, ये GL अकाउंट्स है. मेरा स्टॉक का GL अकाउंट है 3 लाख, और GRIR का ये GL अकाउंट है. इसमें 1200 रुपये माइनस, इसमें 1200 रुपये प्लस. यू कैन सी है 1200 रुपये प्लस 1200 रुपये माइनस. ठीक है, तो ये हो गया गुड्स रिसिप्ट. तो मटेरियल का स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट हुआ. कौन सी प्राइस से हुआ, PO की प्राइस से हुआ. मटेरियल मास्टर में कितना है, 10 रुपये है. PO में कितना है, 12 रुपये. 12 रुपये से स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट हुआ. तो इफ यू डिस्प्ले द मटेरियल एंड चेक द अकाउंटिंग डेटा, अभी मटेरियल मास्टर का मूविंग एवरेज प्राइस भी रिकैलकुलेट हुआ 12 रुपये, बिकॉज टोटल स्टॉक वैल्यू इज 1200, टोटल स्टॉक क्वांटिटी इज 100. 1200 डिवाइडेड बाय 100, 12 रुपये मूविंग एवरेज प्राइस अपडेट हो गया. नाउ इनवॉइस आया, कॉपी द PO, गो टू इनवॉइस रिसिप्ट, मीरो. वेंडर ने हमको इनवॉइस दिया, इनवॉइस बुक करने को हम चले गए. यहाँ पे मैंने PO डाला, रेफरेंस में भी PO डाला, एंटर किया. इनवॉइसिंग पार्टी PO से क्यों नहीं ले रहा. इनवॉइसिंग पार्टी इज नथिंग बट वेंडर. अरे, दिस वेंडर इज नॉट क्रिएटेड इन कंपनी कोड AG23. ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वेंडर को उस कंपनी कोड में क्रिएट करना पड़ेगा. परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटेड है, बट कंपनी कोड में क्रिएटेड नहीं है. तो इसके 01 में जाओ, वेंडर कोड यहाँ पे डालो, कंपनी कोड AG23 डाल के एंटर करो. यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट डालना पड़ेगा. एंटर, एंटर, पेमेंट, सेव इट. नाउ गो टू मीरो. ठीक है, तो अनलेस द वेंडर इज एक्सटेंडेड टू कंपनी कोड, यू कैन नॉट पोस्ट द इनवॉइस. ठीक है, टैक्स कोड V2 है, V2 है, नो प्रॉब्लम. कैलकुलेट द टैक्स, 1200 रुपये को इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, एंटर करो. ठीक है, क्या मैसेज है, टैक्स कोड, टैक्स का प्रोसीजर वापस किसी ने तो चेंज किया. डू इट अगेन. डेट डाला, रेफरेंस नंबर इज नथिंग बट इनवॉइस नंबर, तो उसमें मैंने PO नंबर डाला. कैलकुलेट टैक्स 1344 विथ टैक्स. तो अगर मैं 0 टैक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा. 0 टैक्स के लिए भी 0 है, तो यहाँ पे भी मैं V0. ठीक है, तो यहाँ पे 1200 रुपये आएगा.
मान लो कि टैक्स 0 है तो यहाँ पे 1200 रुपये आएगा, बैलेंस इज 0 नाउ। नाउ सिमुलेट इट, और यहाँ पे देखो दिस 164,004, ये जो जीएल अकाउंट है दिस इज योर रिकंसिलेशन अकाउंट इन द वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, जो कंपनी कोड में हमने मेंटेन किया था। एंड दिस इज 19,110 इज योर GRIR क्लियरिंग अकाउंट। तो जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या बोला था, अगर वेंडर 1200 रुपए से ही इनवॉइस दे रहा है तो वेंडर अकाउंट को 1200 रुपए देना है, GRIR 1200 चला जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मटेरियल वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे IR में हमको दो ही अकाउंट दिख रहे हैं, कौन से, ये वेंडर का अकाउंट है जिसको 1200 रुपये पे करना है, और ये GRIR अकाउंट 1200 रुपये से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट आया क्या पिक्चर में, नहीं आया। प्राइस डिफरेंस आया क्या पिक्चर में, नहीं आया, बिकॉज PO 1200 रुपये का था, इनवॉइस 1200 रुपये का है, तो नो प्रॉब्लम, उसमें मटेरियल वैल्यूएशन इनवॉइस के टाइम पे नहीं होता है। क्लियर। नाउ अगर डिफरेंस आता है, अगर वेंडर 1200 के रुपए पे 1200 रुपए की जगह पे 1300 रुपए का इनवॉइस देता है, तो इनवॉइस में क्या होगा, क्वांटिटी 100 ही होगी बट अमाउंट जो होगी वो 1300 रुपए होगी। तो यहाँ पे हमको अमाउंट को अपडेट करना पड़ेगा 1300 रुपीज, टोटल अमाउंट में भी 1300 रुपीज हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनवॉइस का अमाउंट क्या है, सेम 100 क्वांटिटी के लिए पहले वेंडर 1200 रुपए चार्ज करने वाला था, अभी उसने 1300 रुपए का इनवॉइस दे दिया, तो क्वांटिटी रिमेन सेम, अमाउंट इज चेंज टू 1300 रुपीज। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज 1300 रुपीज, हमने यहाँ पे डाला, एंटर किया, बैलेंस इज 0, नाउ सिमुलेटेड एंड यू कैन सी हियर वेंडर को अभी क्या है, 1300 रुपए देने हैं क्योंकि उसने इनवॉइस 1300 का दिया है। GRIR अकाउंट स्टिल क्लियरिंग विथ 1200 रुपीज, क्योंकि गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे 1200 से पोस्ट हुआ था। एंड 3 lakh GL account is posted with 100 rupees. And this description, if you see, this is description of your material. तो ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज का डिफरेंस कहाँ पे पोस्ट हो रहा है, मटेरियल के स्टॉक अकाउंट में। दिस इज योर GL अकाउंट ऑफ स्टॉक, राइट, 3 लाख, यहाँ पे आप देख रहे हो गुड्स रिसिप्ट पे इस GL अकाउंट में वैल्यू पोस्ट हुआ है। उसी GL अकाउंट में इनवॉइस के टाइम पे सिस्टम क्या कर रहा है, अभी 100 रुपए ऐड कर रहा है। तो पहले 1200 थे, अगर हमने इनवॉइस पोस्ट किया तो उस GL अकाउंट में जो वैल्यू होगा वो 1300 रुपए होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो मूविंग एवरेज प्राइस है तो सिस्टम पहले चेक कर रहा है कि इफ सफिशिएंट क्वांटिटी इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इनवॉइस रिसिप्ट, इनवॉइस के टाइम पे सफिशिएंट क्वांटिटी स्टॉक में अवेलेबल है क्या, है या नहीं, है या नहीं। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज है, 100 क्वांटिटीज का हम इनवॉइस कर रहे हैं और स्टॉक में 100 क्वांटिटीज है, दैट इज द रीजन 100 rupees is posted to stock account here. Clear, understood? Yes, no? नहीं समझ में आ रहा है। सर थोड़ा थोड़ा समझ रहा है सर, इतना सिर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिस्प्ले करो, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स में जाके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को चेक करो। तो ये वेंडर अकाउंट को 1300 रुपये पे करना है, GRIR 1200 से प्लस हो गया, स्टॉक अकाउंट में 100 रुपीज चले गए। ठीक है, स्टॉक अकाउंट का बैलेंस जो है हम वो देख सकते हैं, द ट्रांजेक्शन कोड इज
वैल्यू MB52 एग्जीक्यूटेड। तो अभी MB52 में हमको क्या दिखता है, स्टॉक का वैल्यू दिखता है। सो इफ यू सी हियर, इस मटेरियल का इस स्टोरेज लोकेशन में 1000 क्वांटिटी है और उसका टोटल वैल्यू स्टॉक का क्या है, 1300 रुपए। क्लियर? से हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।